हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 8 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि स्पेशल कोरोना फी ऑन लीकर विदड्रॉन। तो शराब पे जो स्पेशल फी लगाया गया था दिल्ली के द्वारा, 70% एक्स्ट्रा चार्ज जो लगाया गया था, है ना, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब क्यों विड्रॉ कर लिया गया गवर्नमेंट द्वारा नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि जो स्पेशल कोरोना फी लगाया गया था, जो सेस एक तरह से लगाया गया था 70% का, मैक्सिमम एमआरपी प्लस 70%, उसको वापस ले लिया गया। हालांकि वैट को बढ़ा दिया गया, यानी वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वैट को बढ़ा दिया गया 20 से, पहले 20% था, अब उसको 25% कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो सेस लगाया गया था, सेस क्या होता है, तो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग सेस बोलते हैं। और हम लोग यहाँ वैट के बारे में जान लेते हैं। वैट को हम लोग 2-3 दिन पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, तो वैट के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। वैट को हम लोग डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स यानी कि जहाँ पे कंज्यूम होता है उसके हिसाब से लगाया जाता है। जैसे वैट जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। पहले वैट हर एक सामान पर लगाया जाता था, लेकिन वैट जो है जीएसटी के अंदर आ चुका है, तो अब ऐसा नहीं है कि वैट हर स्टेट में वेरी करता है। अब वैट खत्म हो चुका है, एक तरह समझ सकते हैं। लेकिन जिस पे भी जीएसटी नहीं है, जो जीएसटी के अंदर नहीं आता, जैसे शराब हो गया, और भी कुछ ऑब्जेक्ट है जो जीएसटी के अंदर नहीं आती, जैसे बिजली नहीं आती है, तो इस तरीके से उस पर भी वैट लगाया जाता है। तो वैट को हम लोग डेस्टिनेशन वेट टैक्स बोलते हैं। फिर लोकेशन ऑफ कंज्यूमर के आधार पर इसको लगाया जाता है ना, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। 166 देश में वैट अभी प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब वैट की तरह जो कोई टैक्स है 166 देश में भी लगाया जाता है। और सबसे पहले इसको लगाया गया था वर्ल्ड वार 1 के समय जर्मनी और फ्रांस में। ठीक है, जिसको सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 के समय जर्मनी और फ्रांस में लगाया गया था, लेकिन इस समय उसका नाम था जनरल कंजम्पशन टैक्स। उस समय इसका नाम था जनरल कंजम्पशन टैक्स। और वैट जो अभी हम लोग जिस रूप में देखते हैं, इस तरह से देखा जाए तो 1954 में फ्रांस में लगाया गया। तो सबसे पहले वैट जो है फ्रांस में लगाया गया था 1954 में। और इंडिया में लगाया गया था 1 अप्रैल 2005 से। 1 अप्रैल 2005 से इंडिया में लगाया गया था। 1 अप्रैल 2005 के पहले इंडिया में वैट नहीं लगता था। और इंडिया में अभी 2 स्टेट में वैट नहीं लगाया जाता है, सॉरी 2 यूनियन टेरिटरी में, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार। तो याद रखिएगा, इंडिया में 2 यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में वैट नहीं लगाया जाता है। बाकी हर जगह वैट लगाया जाता है। वैट उस ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है जो जीएसटी के अंदर नहीं है। पहले वैट सारे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता था। ठीक है, तो वैट तय कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है किस पे कितना वैट लगेगा। ठीक है, तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ बताया कि 800 मोनूमेंट्स विद प्लेसेज ऑफ वर्शिप सेट टू ओपन टुडे। तो आज से जो है 800 मोनूमेंट और प्लेसेज ऑफ वर्शिप को ओपन किया जा रहा है। सेफ्टी नॉर्म जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया उसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है ना। लेकिन यहाँ बताया गया कि अभी बहुत सारे जो मोनूमेंट है एएसआई के अंदर, उसको अभी नहीं खोला गया है। ठीक है, एएसआई के अंदर टोटल 3691 प्रोटेक्टेड साइट हैं, उसको अभी नहीं खोला गया है। मतलब कि उसमें से कुछ को खोला गया है, कुछ को नहीं खोला गया। ताजमहल को अभी भी बंद रखा जाएगा, ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिए 3691 साइट है जो एएसआई के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, 3691 साइट एएसआई के अंदर प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट, नालसा लोक अदालत फॉर जुलाई 11 कैंसिल। तो जुलाई 11 को नालसा के तहत लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराना था, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ नालसा के बारे में पढ़ लेते हैं, नालसा एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो नाम से पता चल रहा है कि कानूनी दाव पेच समझाने वाला कोई होगा बॉडी। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, स्पीडी जजमेंट दिया जाता है। कहने मतलब यदि कि कोई 2 पार्टी हो, दोनों का केस जो है बहुत दिन से अदालत में लटका हुआ है, तो दोनों जो है लोक अदालत लगवा करके नालसा को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को थोड़ा सा मतलब कि तुरंत हम लोग को जजमेंट दे दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड किया जाए हमारे केस को। तो स्पीड ट्रायल एक अलग चीज़ होता है। स्पीड ट्रायल जो होता है कोर्ट में ही होता है, उसके लिए लोक अदालत नहीं जनरेट होता है। ठीक है, लोक अदालत तभी जनरेट होता है जब दोनों पक्ष के आदमी सहमत हो कि हाँ लोक अदालत बैठा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ साल के बाद दोनों लोग जो है एक तरह से बोल सकते उब जाते हैं, है ना, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते। तो उसके इसमें सोचता है कि चलो भाई मतलब कि दोनों बैठ के फैसला कर लेते हैं। तो नालसा में यही होता है, लोक अदालत सेटअप किया जाता है। नालसा है क्या, तो 9 नवंबर 1995 को इंडिया में आया था। 9 नवंबर 1995, 9 नवंबर 1995 को इंडिया में पहली बार नालसा का गठन हुआ था। और इसके लिए एक्ट आया था 1987 में ही। ठीक है, 1987 में ही एक्ट आ गया था, लेकिन 1995 में नालसा का गठन हुआ था। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत 1995 9 नवंबर 1995 को नालसा मतलब सेटअप किया गया था। इसका काम क्या है, तो फ्री सर्विस प्रोवाइड करना। तो जैसे एक क्राइटेरिया इसका सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में बताया गया है कि किसको फ्री सर्विस मिलना चाहिए। जैसे बताया कि सारे वीमेन, ठीक है, सारे वीमेन को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना है, मतलब कि सरकार की तरफ से वकील मिलेगा। उसके अलावा जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, उसके बाद जो और भी डिफरेंट लोग, जैसे 14 वर्ष से कम का यदि कोई मतलब कि बच्चा है,
उसके अलावा फिर इसमें और भी है कि एक इनकम आई थिंक 2 लाख का है, ये हम कंफर्म नहीं, कंफर्म कर लीजिएगा। दो इस तरह से एक इनकम क्राइटेरिया है कि इतना से ऊपर जो अर्न कर रहा है उसको नहीं फ्री मिलेगा, बल्कि उसके नीचे यदि अर्निंग है उसका तो उसको भी फ्री में यहाँ पे एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह नालसा के तहत, ठीक है। और CJI जो हमारे होते हैं, जो हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं। CJI को यहाँ पे नालसा के पैट्रन इन चीफ बोला जाता है, पैट्रन इन चीफ CJI को बोला जाता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला जाता है। और जो सेकंड सीनियर जज होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जैसे अभी देखा जाए तो शरद अरविंद बोबडे जो है हमारे CJI हैं, तो पैट्रन इन चीफ नालसा के, इंडिया में जितना भी नालसा होगा उसके पैट्रन इन चीफ कौन होंगे, तो शरद अरविंद बोबडे होंगे। और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे तो सेकंड सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं, जैसे अभी जो है NV रमन्ना है, NV रमन्ना मतलब कि जज हैं, वो सेकंड मोस्ट जज अभी हैं, ठीक है, सेकंड मोस्ट सीनियर जज, तो वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। तो ये था नालसा के बारे में, याद रखिए 1995 में इसको पहली बार गठित किया गया था। इसके लिए एक एक्ट है 1987 का, और इसका काम है फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना और केस को स्पीडी सॉल्व करना, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कंप्लीटेड 37% ईयरली टारगेट अंडर मनरेगा इन 2 मंथ। तो मनरेगा का जो जितना टारगेट था साल भर का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बताया गया कि 37% जो है पूरे टारगेट का हम लोग मात्र 2 ही महीने में पूरे कर लिए हैं, ठीक है। मतलब जितना टारगेट था उसका 37% जो है 2 महीने में हम लोग कर लिए हैं। और 21 की सहायता से किया, तो जो माइग्रेंट लेबरर्स दूसरे स्टेट से यहाँ पे इंडिया मतलब कि छत्तीसगढ़ में रिटर्न हो गया, उनका मदद दिया गया, उनको जॉब प्रोवाइड किया मनरेगा के तहत। तो हम लोग मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। इसके लिए एक एक्ट जो आया था नरेगा एक्ट आया था 2005 में। एक्ट आया था 2005 के आई थिंक दिसंबर था उसमें, इसलिए इसको इस्टेब्लिश करने में 2006 हो गया था। तो इसको इस्टेब्लिश किया था 2006 में। इसके तहत क्या होता है कि 100 दिन का पेड वर्क मिलता है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपको। यदि कोई आदमी 18 वर्ष से ऊपर का है तो उसको अनस्किल्ड सेक्टर में, याद रखिएगा अनस्किल्ड सेक्टर में, स्किल्ड नहीं बल्कि अनस्किल्ड सेक्टर में 100 दिन का उसको गारंटी जॉब मिलेगा यहाँ, ठीक है। मिनिमम 100 दिन का, मैक्सिमम कितना मतलब 365 दिन में मिनिमम 100 दिन का उसको जॉब मिलेगा। और वो पेड एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब उसको उसके लिए मजदूरी मिलेगा कैश में, ठीक है। और जहाँ मतलब यदि जिस दिन वो अप्लाई किया कि हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके 15 दिन के अंदर यदि एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिला तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट वेज मिलेगा, मतलब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 15 दिन के अंदर जो है उसको रोजगार प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिस दिन वो मांगेगा, ठीक है। तो ये था मनरेगा के बारे में, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट द हिंदू ग्रुप्स कोविड-19 कैंपेन विंस ग्लोबल अवार्ड। तो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो ग्रुप है ना, उसके द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड कैंपेन चालू किया गया था, उसको ग्लोबल अवार्ड मिला है, वही इस न्यूज़ में दिया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के द्वारा इसको मिला ग्लोबल अवार्ड 2020 का। दिस ईयर कंपटीशन रिसीव 922 एंट्रीज फ्रॉम 16 कैटेगरी। तो 16 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट से मतलब कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि यदि कहीं पूछा जाए कि कोविड-19 कैंपेन से रिलेटेड, मतलब कोविड-19 से रिलेटेड जो कैंपेन हुआ था, ठीक है, मतलब कि किसके कैंपेन को ग्लोबल अवार्ड मिला है कोविड-19 से रिलेटेड, मतलब कैंपेन में क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंपेन में क्या किया गया था। द ग्रुप सिक्योर द सेकंड प्लेस फॉर इट, स्टे होम स्टे विजिलेंट, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ कैंपेन इसके द्वारा कराया गया था कि घर पे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट, सेंडिंग मनी अब्रॉड, विदेश मनी जो जाता है, जैसे मतलब कि इंडिया से विदेश में मनी जो भेजा जाता था, अप्रैल में 50 मंथ के सबसे निचले स्तर पे आ गया है, मात्र $499 मिलियन, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि यहाँ से जो पैसा बाहर जाता था उसमें कमी आया था। यहाँ से पैसा बाहर क्यों जाता था, तो सबसे पहले तो ट्रैवल एक्सपेंसेस के रूप में बहुत लोग विदेश में घूमने जाते थे, वो नहीं जा पाए। उसके अलावा बहुत लोग एजुकेशन के फील्ड से जाते थे, मतलब पढ़ने के पर्पज से जाते थे, तो वो नहीं जा पाए। तो इसके कारण से पैसा कम भेजा गया, ठीक है। ये जो है देखा जा रहा है, तो पिछले साल अप्रैल में $1287 मिलियन, ठीक है, इतना मिलियन डॉलर भेजा गया था, जो अब मात्र 400 समथिंग है ना, $499 मिलियन, जो 61% डिक्लाइन दिया गया है। ये डाटा रिलीज किया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा कि डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, आरबीआई के द्वारा। और फरवरी 2016 में सबसे, मतलब फरवरी 2016 से देखा जाए तो अप्रैल 2020 में, यानी कि लगभग 50 महीने में सबसे कम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, तो लगभग इतना जो है $2,50,000 मिलियन एजुकेशन पे खर्च किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे बताया कि जो ट्रेवल पर्पस से जो पैसा खर्च होता था वो सबसे कम गया है ना, वहाँ पे 71% का डिक्लाइन आया, क्योंकि एजुकेशन पे जो पैसा खर्च होता था वो फी तो देना ही है ना, कॉलेज का जो फी हो आज न कल तो दिया ही जाएगा, तो वहाँ पे कम डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ट्रेवल वाले पे डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया 7 लाख इंडियन स्टूडेंट्स जो है अभी फॉरेन में पढ़ते हैं, ठीक है। फॉरेन 2018 का ये डाटा है, उसके अनुसार 7 लाख भारतीय विद्यार्थी बाहर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में।
नेक्स्ट, एज BRO 6 वर्कर्स फॉर लद्दाख झारखंड आस्क फॉर अ बेटर डील फॉर देम। तो यहाँ पे BRO न्यूज़ में था। आखिर न्यूज़ क्या है हम यहाँ पे पहले ये बता देते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, ठीक है, बॉर्डर एरिया में रोड बनाता है। तो इसमें बहुत सारे वर्कर थे जो झारखंड के इलाके से आए थे, ठीक है, झारखंड के इलाके से आए थे। और जब लॉकडाउन हुआ तो ये फंस गए वहाँ पे लद्दाख के रीजन में फंस गए। वहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल है लद्दाख में, क्योंकि काफ़ी ठंडा जगह है और झारखंड के जो लोग हैं उनको ऐसा आदत नहीं है। फिर भी तो उनको कुछ स्पेशल इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड किया है, कहने में तो उनको खाना पीना का व्यवस्था नहीं किया गया। तो वो लोग वहाँ से पैदल आने लगे, ठीक है, लद्दाख से। तो झारखंड गवर्नमेंट को जब पता चला तो झारखंड गवर्नमेंट जो उनके लिए प्लेन भेजवाई, ठीक है, क्योंकि बसेज का भेजवाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे रफ टेरेन के कारण। और बस यदि जाती भी बस या ट्रक तो काफ़ी दिन लगता, मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम होता। इसलिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्लेन भेजवा करके मंगाया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी आया था कि झारखंड गवर्नमेंट अपने मजदूरों को प्लेन चला रही है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इस तरीके से आया था। तो अभी फिर BRO जो है बुला रहा है इन लोगों को, है ना, क्योंकि BRO को रोड बनवाना है, तो झारखंड गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं भेजेंगे, है ना, पहले इनके लिए एक बेटर डील कीजिए हमारे साथ। तो हम लोग BRO के बारे में जान लेते हैं। BRO एक्चुअली है क्या? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो नाम से पता चल रहा है कि रोड बनवाता है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उसके अलावा टनल, जो भी सुरंग होते हैं या फिर जो ब्रिज होते हैं, ठीक है, बॉर्डर एरिया में, वो सब इसके द्वारा बनाया जाता है। तो रोड बनवाने का मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं आता है। मतलब कि जैसे कोई अंदाजे से लगाए कि रोड बनवाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आता होगा, ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो याद रखिए BRO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को, 7 मई 1960 को। 1960 में इसका स्थापना हुआ था, 7 मई को, ठीक है, 7 मई 1960 को इसका स्थापना हुआ था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री JL नेहरू थे। और ये 21 स्टेट में काम करता है, ठीक है। तब सोचिए 21 स्टेट में बॉर्डर कैसे हुआ? तो सारे बॉर्डर पे काम करता है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, फिर इधर हिमाचल, उत्तराखंड, उसके अलावा यूपी के पास भी नेपाल का बॉर्डर है, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इधर सेवन सिस्टर में लगभग सारे के पास बॉर्डर है, ठीक है। उसके अलावा फिर इधर साउदर्न मतलब पेनिनसुलर एरिया में जो बॉर्डर है, इधर हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, गुजरात, है ना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो सब मिलाकर के लगभग 21 स्टेट में काम करता है। 21 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में काम करता है। यूनियन टेरिटरी अंडमान में काम करता है, ठीक है। 21 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में काम करता है। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी ये काम करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या BRO इंडिया के बाहर काम करता है? तो हाँ, जो भी फ्रेंडली नेशन है वहाँ पे काम करते हैं, जैसे अफगानिस्तान में, भूटान में, म्यांमार में, श्रीलंका में, नेपाल में, ठीक है। आई थिंक नेपाल, भूटान, ये सब तो लगभग सारा रोड BRO का ही बनवाया गया है। तो BRO विदेशों में भी काम करता है। इस कहाँ कहाँ करता है? तो जो फ्रेंडली नेशन है हमारे, फ्रेंडली जो नेबर हैं, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। और इसके अलावा फिर और देखा जाए तो इधर एक तजाकिस्तान कंट्री, वहाँ भी BRO के द्वारा रोड बनवाया गया था, ठीक है। लेकिन तजाकिस्तान में काफ़ी कम, मतलब 1-2 प्रोजेक्ट है। इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है, मतलब जो हमारे फ्रेंडली नेबर हैं, आसपास के जो लोग हैं उस एरिया इलाके में, ठीक है। था ये था BRO के बारे में। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और 1960 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ED के बारे में। तो ED का स्थापना जो है इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में हुआ था। ED का स्थापना हुआ था 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में। और जिस समय स्थापना हुआ था उस समय आता था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में के मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो इसका स्थापना हुआ था EU के रूप में, इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में। कब? 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में इसका स्थापना हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के ED कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। इसका काम क्या है? तो ये मेनली इकोनॉमिक, मतलब कि जितने भी इकोनॉमिक लॉ को है उसमें डील करता है, ठीक है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में वर्क करता है। और ये 2 एक्ट में डील करता है। एक है PMLA एक्ट 2002 का है, PMLA एक्ट 2002। एक है फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट 1999। फेमा एक्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये 2 लॉ में डील करता है, ठीक है। तो ये था ED के बारे में। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।